दोस्तों इस स्लाइड में हम देखते हैं वन अप्रोच अलाउज अ सर्विस प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन to re-engineer its processes in such a way that all the services provided by it get delivered to citizens through a single outlet or unit. हम बात कर रहे हैं single window system की. Another approach is to establish an organization which would create an infrastructure through which different government organizations are able to provide services to citizens at a single point of delivery. ये भी एक सिस्टम है कि एक जगह पर सारी चीज़ों को दे दिया जाए, एक जगह से सारा कुछ हो जाए. एक तो हमें लेयरिंग कम करनी है. गवर्नमेंट में जो रेड टेपिज्म या लाल फीताशाही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि लेयर्स बहुत सारे हैं और कई सारे अप्रूवल्स आपको लेने पड़ते हैं. यहाँ तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें खत्म हो जाती, ठीक है ना, व्यक्ति खत्म हो जाता है, सर्विसेज खत्म हो जाती है, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है. तो लेयरिंग को कम करना है, प्रोसीजर्स को कम करना है, फॉर्मेलिटीज को कम करना है. जैसे आप देखते हैं धीरे धीरे करके आपका इनकम टैक्स वाला पेपर जो आईटी रिटर्न जिसको हम कहते हैं वो धीरे धीरे उसको स्मार्ट बनाया गया, कम पेजेस का बनाया गया. 400 पेज 300 पेज ऐसे भी हुआ करते थे. उतना भर के आदमी सोचता था छोड़ो कौन भरे, देखा जाएगा. तो कई बार आप परेशानी होती है सोचकर भी आप शॉर्टकट अपना लेते हैं. Information and communication technology has enabled governments and their different units to provide information and deliver services to citizens in a faster, more efficient, ज़्यादा efficient तरीके से या दक्ष तरीके से, transparent manner. In fact, different governments are now providing a web-enabled single window interface for all governmental organization. एक ही जगह आप जाइए, वहां पर सारी सर्विसेज. जैसे आप देखेंगे कि निगम का टैक्स अलग जगह पे कर रहे हैं, बिजली विभाग का अलग जगह, आपको बस का पास बनवाना है अलग जगह, रेलवे पास तो क्यों ना भाई ये सब एक कार्ड से हो जाए. तो इस तरह से भी कुछ इंटीग्रेटेड मैनर में काम हो रहा है. लोग सोच भी रहे हैं, कई जगह इस तरह के कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, दिल्ली वगैरह में भी है ना. एक कार्ड से सभी जगह काम चल जाएगा, मेट्रो में भी चल जाएगा, बस का भी किराया दे दोगे आप, बिजली का बिल भी. तो ये इस तरह की सिस्टम होने चाहिए. जब टेक्नोलॉजी आ चुकी है आप समझते रहिए आपको कहाँ का पैसा मिला है, हम तो पे करेंगे एक कार्ड से. मैं 10 तरह के आईडी कार्ड्स देकर क्यों चलूँ. अभी जैसे आपके पास आधार है, आपके पॉकेट में इतना मोटा पर्स हो जाता, पीछे रखते नहीं बनता है ना. आधार अलग है, डीएल अलग है, पैन कार्ड अलग है, 10 नंबर अलग, दुनिया भर के नंबर हैं. तो फिर आधार भी बना लिया, उसी पर्पज से आपने बनाया था, फिर वो भी मान्य नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ी हुई, सब इधर का उधर हो गया. हेल्थ कार्ड अलग है आपका, ठीक है, स्मार्ट कार्ड अलग है, मतलब 25 तरह का कार्ड आप रखते हैं. तो इसके चक्कर में क्या होता है कि मतलब कोई भी अननेसेसरी का आपको कंफ्यूजन होता है. हाँ, एटलीस्ट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भैया डीएल और ये सब जो आरसी पेपर है वो डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं. तो बात हो रही थी कि एक साइट पर जाएं, वहीं पर सबका पेमेंट हो जाए, वहीं सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए, वहीं से आपको जो डॉक्यूमेंट में मांगना है, मतलब आपकी एक आईडी बनी हो, रजिस्ट्रेशन हो जाए और आप शहर के नागरिक के तौर पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए. टेक्सास यूएस की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आरएफआईडी से हर नागरिक को क्रॉस चेक किया जाता था और हर किसी के पास आरएफआईडी होना कंपलसरी था. तो सोचिए वो लोग कितना, मतलब ये कब की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. सन 2000 में उनके पास ऐसा सिस्टम था और कोई भी बाहर का एक दिखता व्यक्ति तो उसको ट्रेस कर लेते थे पूरे सिस्टम से कि बाहर का आदमी कौन है, इसका आईडी नहीं दिख रहा है. हालांकि ठीक है, इसके अपने नुकसान भी होते हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पर इसको ट्रेस ऑन किया जा सकता है. क्लियर है. गवर्नमेंट के लिए ट्रेस आउट करना बहुत आसान. आपको कोई अपहरण करके ले जा रहा है तो एक तरह से उसको भी ट्रेस कर लिए, कहाँ पर है ये व्यक्ति, सिग्नल आ रहा है. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अपने फायदे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से यदि हम काम करना चाहें. राइट. New approach for making organization citizen centric. So नागरिक केंद्रित हमको प्रशासन बनाना है. Citizen charter cannot be an end in itself. मतलब वही कर देने से काम नहीं होगा. It is rather a means to an end, a tool to ensure that the citizen is always at the heart of any service delivery mechanism. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो सेवा प्रदान करने वाला जो मैकेनिज्म है वहां पर कौन होना चाहिए सेंटर में, वहां पर सेंटर में नागरिक होना चाहिए. जब तक नागरिक नहीं होगा तब तक हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे. क्लियर है. तो क्या बोला गया, सिटीजन चार्टर अपने आप में क्या है, एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है कहा गया हिंदी में, ठीक है ना. साध्य नहीं है ये, ठीक है, साधन है. इसके थ्रू हमें कहां तक पहुंचना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन तक पहुंचना है, बेटर सर्विस डिलीवरी तक पहुंचना है. फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 15700-2005 ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स
सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड है, इज एन इंडियन स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब जिनको जो जैसे आपने सुना होगा ना सिग्मा 6 सर्टिफिकेशन, जैसे मुंबई में डब्बा वालों को मिला हुआ है, तो सिग्मा 6 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। आई मीन जीरो मिस्टेक के कारण, सर्विस में प्रॉम्प्टनेस के कारण, समय पर डिलीवरी के कारण वो प्रमाण पत्र उनको मिला हुआ है। The standard itself stipulates that a quality management system helps an organization to build system which enable it to provide quality service consistently and is not a substitute for service standards। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए सेट करना पड़ेगा, कोई टारगेट होना चाहिए। जैसे मुंबई के डब्बा वालों की स्टोरी आप देखेंगे तो उन्होंने क्या तय किया है कि हम बेसिकली डब्बा सर्विस जो है वो टाइम पर पहुंचाएंगे, किसी का मिक्स नहीं होगा। हजारों सैकड़ों डब्बे लेकर निकलते हैं और बहुत कंप्यूटराइज नहीं, पेन और पेपर पर ही वो लोग खाका तैयार करते हैं और सही जगह पर सही डब्बा पहुंचता है। क्लियर है? हाँ, बहुत कम मिस्टेक्स होती है, इनफैक्ट जीरो मिस्टेक। तो मोदी जी ने कई बार कहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर कि हमें जीरो डिफॉल्ट पर जाना है, आई मीन जीरो फॉल्ट पर जाना है, जीरो मिस्टेक पर जाना है। जीरो मिस्टेक मतलब थोड़ी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमसे। In fact, they are complementary to each other. The Sevottam model seeks to assess an organization on implementation of the Syrian Charter, implementation of grievance redressal mechanism and service delivery capability. तो आप देख पाते हैं जैसे डिलीवरी नाम सुना होगा, जो अमेजन वगैरह की डिलीवरी करती है, अलग से कंपनी, उनके प्रॉम्प्टनेस को देखिए, उनका तरीका देखिए। वेल ड्रेसअप बॉय आएगा, कैप लगाया हुआ है ना, और हाथ में मोबाइल लिया होगा, आपको कोई पेपर एक्सचेंज नहीं करेगा, बोलेगा सर यहाँ साइन करना है, ठीक है। पेमेंट भी वो पूरा सब सिस्टम लेकर चलता है। बैग प्रॉपर है उसका, मतलब वो ट्रेडिशनल बैग नहीं कि कहाँ एडजस्ट करूँ, मतलब उसको कंफर्ट हो, बाइक में वो जम जाए, मतलब हर चीज़ पर R&D की गई है। तो ये तो प्रोडक्ट की डिलीवरी है, लेकिन आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं पर आप देख पाते हैं कि इनसे सीखने की जरूरत है। ठीक है, द नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी, अब हम सीखे कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग पॉलिसी, दैट नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी गाइडलाइंस emphasize that importance of training as one of the effective and tested tools for performance enhancement as well as upgradation of knowledge and skills of the personnel. So we are getting our training program with the help of DOPT, obviously डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग की हम बात करते हैं। तो हो क्या रहा है कि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं, इससे दोनों को फायदा है, नॉट ओनली टू ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो फॉर एम्प्लॉयज ऑल्सो। तो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों बेनिफिटेड हैं। तो ठीक इसका मतलब ये हुआ कि जब गवर्नमेंट में ट्रेनिंग होती है तो देश को भी फायदा और नागरिकों को भी फायदा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन एंड मोरल, मनोबल और आपका जो मोटिवेशन है, एज रिफ्लेक्टेड इन एटीट्यूड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका मोटिवेशन अच्छा है, जब आप मोटिवेटेड होते हैं किसी काम को करने में, तो वेल ड्रेस्ड अप होंगे, है ना, क्लीन शेव होंगे, शूज आपके क्लीन होंगे, बढ़िया कॉन्फिडेंटली टाइम पर आएंगे, हाँ जी बताइए क्या काम है, हाँ मिस्टर शर्मा कोई काम बचा तो नहीं, मतलब इस तरह का जोश आपके अंदर होगा, क्योंकि आप क्लियर हैं कि आपको अचीव क्या करना है। फिर आप देख रहे हैं कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, कल्चर वहाँ का अच्छा होगा, सब लोग टाइम पर हैं, बढ़िया स्माइल कर रहे हैं। सर आपने पूछा कोई काम में बैलेंस तो नहीं है, नो सर एवरीथिंग इज फाइन, हाँ वो डिलीवरी हो गई, यस सर डिलीवरी हो गई, इसकी रिपोर्टिंग कीजिए, यस सर अभी करते हैं, सर ये हो गया, टकाटक फीडबैक। आई मीन एक प्रॉपर हेल्दी सिस्टम। लंच का टाइम हुआ तो सब सेलिब्रेशन की तरह लंच कर रहे हैं, फिर इवनिंग में चाय के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कहीं पर कोई कोने में जाके परेशान नहीं है, दुखी आत्मा है ना, और पता चला कि वो सुट्टा लगा रहा है। तो इस तरह से आप देखें हेल्दी एनवायरनमेंट में काम हो रहा है, सब मोटिवेटेड हैं, अप्रोच अच्छा है। कोई बाहर से आया, हाँ जी बताइए भाई साहब प्लीज हम आपकी क्या मदद करें, प्लीज बैठिएगा अभी चाय पानी, लाइक इस तरह का अप्रोच हो सकता है। गवर्नमेंट में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आपके पास इतना बजट होता है, फालतू इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बजट लगाते रहते हैं, रोड के ऊपर रोड, रोड के ऊपर रोड, रोड के ऊपर रोड, पड़ते चढ़ाते रहते हैं, लेकिन हर बार घटिया ही रोड बनाते हैं। पैसा बचाना है तो बहुत जगह बचाया जा सकता है, ठीक है ना। सो बात हो रही है एटीट्यूड और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर से रिफ्लेक्ट होता है, एंड रेंडर्ड रेलेवेंट एंड शार्पली फोकस थ्रू इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये सब कैसे होगा? जैसे मैं अपने प्राइवेट का एक्सपीरियंस देखता हूँ, कई बार ट्रेनिंग होती थी हमारी, हर महीने हर 3 महीने में कुछ ना कुछ। ट्रेनिंग से बहुत फर्क पड़ता है, आपको अंदर से लगता है हाँ मुझे काम सिखाया गया। जब किसी को काम सिखा देंगे और उसके बाद उससे काम लेंगे ना, उसका एक अलग मजा है। प्रोफेशनली उसको फील होगा कि मैं साउंड फील कर रहा हूँ, है ना, मुझे अच्छा लग रहा है, और वो काम सीखेगा तो उसका इंप्रूवमेंट भी उसके अंदर दिखाई देगा। और जब आप ट्रेनिंग पर खर्च करते हैं ना,
तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। मैं 3-4 साल पहले की घटना बताता हूँ। मोदी जी ने डीओपीटी वालों को बुलाया और पूछा कि आप साल भर में कितनी ट्रेनिंग देते हैं, तो उन्होंने कोई नंबर बताया, तो कहा कि क्या इससे और नंबर बढ़ा दें तो आप तैयार हैं? बोले जी सर तैयार हैं। तो कहा अब स्टेट गवर्नमेंट में भी हमको ट्रेनिंग देनी है, वहां के भी एम्प्लॉयज को, बिकॉज आप ट्रेनिंग का मॉड्यूल देखेंगे तो हमारा जो लोअर हायरार्की है, लोअर हायरार्की में हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग नहीं मिलती। आईएएस का तो एक रेगुलर फॉर्मेट बना हुआ है कि उसको लवासना जाना है, उसको मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जाना है, उसको रिफ्रेशर प्रोग्राम करना है हर 3 साल में, हर 2 साल में, मतलब। और नीचे वालों के लिए हमारे पास पूरे जीवन काल में उनके कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, और जो भी होता है उसमें भी वो लोग बढ़िया तोंद निकाल के समोसा खा के पीछे बैठ के सो रहे होते हैं एसी में दोपहर के बाद, है ना, ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि ये एफर्ट हमें लगाना होगा कि जो लोअर सेक्शन है उसको हम किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोअर सेक्शन में। टॉप लेवल तो बोल के निकल जाता है, हाँ जी बाबू साहब देख लेना, अब वो बाबू साहब ही देख रहे हैं, फिर आप सर वो कलेक्टर साहब बोल के गए, हाँ तो बैठिए अभी, बोल गए तो क्या हुआ, हम घर से ले आए क्या, मतलब उसका अप्रोच देखिए चेंज हो गया। कलेक्टर साहब ने तो बढ़िया से बात की, लेकिन नीचे वाला लेवल आपको फिर लगता है यार फिर वही ढर्रा हो गया। बड़ा मतलब आईएम वाला बंदा है, फॉरेन में जॉब करके आए कलेक्टर साहब, बढ़िया इन्होंने मैनेजमेंट सेट किया है, नए नए चीज़ें तैयार की हैं, लेकिन ढाक के 3 पात नीचे वाले जो हैं वो तो वैसे ही हैं, उनका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो तो बेचारे कभी बाहर निकले नहीं। वो कई जमाने से हमने बहुत देखा है ऐसे आईएएस को जाते हुए, आते जाते हैं, बहुत कलेक्टर हैं, मैं उसका एटीट्यूड देखिए। आप कह रहे हैं साहब अभी वो जो बोल कर गए कर दीजिए डॉक्यूमेंट, टाइम लगेगा, हलवा है क्या, मतलब अब इस टोन से आपका दिमाग खराब होता है। आपको लगता है यार मैं अब 4 बजे 5 बजे तक बैठिए जरा, टाइम होगा तो देंगे। अब आप उसको देख रहे हैं, अब वो आराम से फाइल देख रहा है कंप्यूटर में, ऐसे 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 करके टाइप कर रहा है, आपका इरिटेशन बढ़ता जाता है, ठीक। फिर आप गालियां देते हैं, फिर आप डिससेटिस्फेक्शन, फिर अगले दिन कंप्लेन करते हैं, फिर कलेक्टर साहब बोला हाँ भाई इधर आइए, ये कंप्लेन कर रहे हैं आपने इनको बहुत लटका है, अरे साहब पेपर पूरा नहीं था इनका, देखिए जरा देखिए जरा, वो इतना सारा आपके पास ऑप्शन निकाल देगा कि आप फ्रस्ट्रेट। समझ में आ रही है प्रॉब्लम? जबकि ऐसा नहीं कि उसको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम टाइम खर्च नहीं करते उसके ऊपर, पैसे खर्च नहीं करते। वो क्यों चेंज करेगा, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, और बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी के अंदर चेंज लाने की बात करते हैं ना, सो स्ट्रक्चर देन प्रिंसिपल्स देन बिहेवियर, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल चेंज नहीं करेंगे जब तक बिहेवियर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड गवर्नेंस यहीं से तो आएगा दोस्तों, बिहेवियर से ही तो गुड गवर्नेंस है। और गुड गवर्नेंस तब आएगा जब बिहेवियर ठीक होगा, बिहेवियर तब ठीक होगा जब आपके प्रिंसिपल्स ठीक होंगे, प्रिंसिपल तब ठीक होगा जब स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है एक साथ, तब जाकर हम चीजों को ठीक कर पाएंगे। सो नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी का बेहतर होना, प्रोफेशनल होना, प्राइवेट सेक्टर से हमें सीखना होगा कि किस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रखा जाए। सेंसिटिविटी संवेदनशीलता टू एमर्जिंग पॉलिटिकल एंड सोशल कंसर्न्स, modernity in thinking and reorientation of administrative systems would require specifically focused training programs to enable their diffusion throughout the administrative structure। ये हमें चाहिए, ये इंग्लिश में यही बोला गया कि हमको उनके अंदर चेंजेस लाने हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको रीओरिएंटेट करना होगा। द पॉलिसी रिकॉग्नाइजेस दैट ट्रेनिंग इज एन इफेक्टिव एंड टेस्टेड टूल फॉर परफॉर्मेंस इनहैंसमेंट। आपके प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए ट्रेनिंग एक ऐसा प्रभावशाली टूल है, और टेस्ट किया जा चुका है, उसको परखा जा चुका है, एज वेल एज अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल ऑफ पर्सोनेल। मैंने अभी कहा कि नॉलेज बढ़ता है ट्रेनिंग से। आपको जैसे आप मान लो आईएएस बन गए और बोला जाओ सीधे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, तो आपको लगे यार अरे कुछ नहीं हुआ, हम तो बहुत सुने थे लवासना ववासना, है ना, क्योंकि आप भी एक ड्रीम लेकर चलते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का। ट्रेनिंग प्रोग्राम में और भी बहुत सारे ड्रीम होते हैं, ठीक है ना। हाँ एनीवेज, तो किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आपको आर्मी में लिया गया और खूब आप सोच कर गए थे ये ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग, पता चला बोला गया जाइए आप बॉर्डर पर ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, आपको लगा ट्रेनिंग वेनिंग कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं सिखाया, गन कैसे चलाते हैं हमने तो बहुत देखा था मूवी में, ऐसे ट्रेनिंग होती है वैसे ट्रेनिंग होती है, नाना पाटेकर जो है हाल बेहाल कर देते हैं, ठीक, ऐसे सोचा था आपने मूवी में, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये होता है कि यदि ट्रेनिंग नहीं मिली तो आप वैसे डीमोटिवेटेड फील करते हैं, आपको मजा ही नहीं आता उस बैच को ज्वाइन करने में। अक्सर स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा होता है, वहाँ की सर्विसेज में भाग भाग के ट्रेनिंग होती है, कभी इधर कभी उधर, इमरजेंसी में फिर ड्यूटी लगा दिया, बोला ट्रेनिंग बाद में देखेंगे, ट्रेनिंग वहाँ कंप्रोमाइज हो जाती, क्लियर है।
और जिन स्टेट्स में ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होती है, आप देखिएगा वो स्टेट वैसे चमक रहे हैं, वो स्टेट वैसे ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज के ट्रेनिंग पर हमें खर्च करने की जरूरत है दोस्तों। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग की बात कर लें थोड़ा। ट्रेनिंग बीच में आ गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। यदि आपके पेपर 4 का पूरा ओरिएंटेशन समझें तो ये कंप्लीट गवर्नमेंट के सेटअप पर बात करता है, ठीक है। कीपिंग अप टू डेट एंड इनहैंसिंग प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। पॉइंट नंबर बी, प्रमोटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोफेशनल्स रिक्वायरिंग एज वेल एज sensitization to professional, socio-economic and political environment in which work is done, and finally bringing about right attitudinal orientation। तो इन तीनों पॉइंट में वही नॉलेज की बात हो रही है, आपके एटीट्यूड को ठीक करने की बात हो रही है, और प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट जो है, पेशेवर जो आवश्यकता है उसको पूरी करने की बात हो रही है, ठीक है। द ट्रेनिंग पॉलिसी स्टिपुलेट्स दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड फोकस ऑन रिस्पॉन्सिवनेस, अनुक्रियाशीलता, इसकी हिंदी है अनुक्रियाशीलता, ओके। सो अनुक्रियाशीलता टू द चैलेंजिंग डेमोक्रेटिक नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। बात क्या हो रही है, किसके लिए रिस्पॉन्सिव। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक में जाएं तो अंतर आपको साफ समझ में आएगा। प्राइवेट बैंक में आप जाएंगे तो बिल्कुल मुस्कुराती हुई महिला जो है वो बिल्कुल आपका स्वागत करेंगी और आपको देखकर अच्छा लगेगा, बिल्कुल वेल मैनेज्ड, वेल ग्रूम्ड, वेल ड्रेस्ड, ठीक है, और बहुत सादर पूर्वक, जी सर प्लीज बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, ठीक है ना। अब इतने में आपका मन गदगद हो गया कि चलो कोई तो हमें पूछा। अब उसके बाद वहीं पर सरकारी स्टाइल में जहाँ पर जाएं तो भाई साहब वो चेक डीडी बनवाना था, क्या है उधर देख लीजिए होगा कहीं। अब आपको लगा यार बैंक आया हूँ कहीं और आया हूँ, है ना, तो अब आपको लगा भाई साहब बता दीजिए नहीं मिल रहा है, अरे ढूंढिए ना उधर होगा कहीं पर कोई बैठा होगा, देखिए बनाइए, पूछे उधर जाकर। अब वही उसी बैंक का एम्प्लॉई है। तो ये जो चीज है, ये जो डिफरेंस है वो कहां से है, यहीं से। रिस्पॉन्सिव मतलब हम रिस्पॉन्सिव नहीं है, अनुक्रियाशील नहीं है, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। जो क्लाइंट हमारे पास आया हम उसको झिड़क कर जवाब देते हैं। पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, सरकारी बैंक में चले जाइए, कलेक्ट्रेट में चले जाइए, निगम के ऑफिसेज में चले जाइए, डेली रूटीन का जो काम है वहां चले जाइए, क्लियर है। मंडियों में अभी धान खरीदी और ये सब का जो सीजन चल रहा है पूरे इंडिया में, आप देख पाते हैं कि सभी जगह पर चैलेंजेस हैं। आई मीन दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग इन अ प्रॉपर वे। ऐसा लगता है कि आपकी मजबूरी उनके पास जाना। भैया आपने सिस्टम बना रखा है इसलिए मैं आपके पास आया हूं, सिस्टम नहीं बना होता तो क्यों आता मैं, ठीक है। कमिटमेंट टू डेमो, अच्छा बात यहां पर एक और शब्द इसमें, डेमोक्रेटिक नीड्स। अभी जो डेमोक्रेटिक नीड्स है वो क्या है, यही तो है ना। डेमोक्रेसी को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेमोक्रेसी है, मतलब गुणात्मक लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, लेकिन गुण कहां है उसमें, कोई भी गुण नजर नहीं आ रहे हैं। हम बात करें क्वालिटेटिव, इसमें आरटीआई भी शामिल है, इसमें मैं अपना वोट डाल सकूं वो भी शामिल है। आई मीन सभी कुछ हेल्दी मैनर में है, लेकिन पीछे से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है हमें, जिस तरह से हम सोच रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है, ठीक है। सो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उस कंटेक्स्ट में हमें रिस्पॉन्सिव होने की जरूरत है। यदि हमने मैसेज किया तो आप रिप्लाई कीजिए। आपने बोला भाई मैसेज से रिप्लाई करेंगे, ईमेल का जवाब देंगे, ईमेल पता चला आपने खोला ही नहीं है, तो एटलीस्ट सिस्टम ओरिएंटेड तो काम कीजिए। हाँ, इसके ऊपर कोई सुपरविजन बैठाना चाहिए। कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप देख रहे हैं फार्मर्स के साथ ये नहीं हुआ, हालांकि गवर्नमेंट कहती है ये 19 साल पुराना मसला है जिसमें पिछली सरकारों ने भी काम किया, लेकिन एनीवेज सो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, क्लियर है। निर्णय निर्माण में जब भागीदारिता नहीं होगी तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यदि पार्टिसिपेशन होता तो ट्रांसपेरेंसी होती, ट्रांसपेरेंसी होती तो आपको विश्वास आता, विश्वास आता तो आप पार्टिसिपेट करते, पार्टिसिपेट करते तो चीजें बेहतर होती, क्वालिटी आती, और फाइनली हम गुड गवर्नेंस अचीव कर लेते। क्लियर है दोस्तों। सो एन अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स, ये भी हमको देना होगा। जानकारी नहीं है ब्यूरोक्रेट्स के पास न जनता के पास। अकाउंटेबिलिटी, ओके, सो काम की जिम्मेदारी टू एंश्योर हाई परफॉर्मेंस इन एवरी प्रोफेशनल फील्ड एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ डिलीवरी। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब हमें लागत प्रभावशाली देखना होगा, ओके, मूल्य प्रभावशाली होना होगा। जो पैसा लगा है वो इफेक्टिव, ऐसा नहीं कि सरकारी पैसा उड़ाए जाओ, क्या फर्क पड़ता है, हमने कहीं बार्गेनिंग ही नहीं की। घर के सामान के लिए खूब बार्गेनिंग करते हैं, सरकारी खरीदी में और उल्टे का रेट बढ़ा के लगा ना बिल में, ठीक है ना। तो आप देख पाते हैं ये सब चैलेंजेस बहुत हैं। सो अकाउंटेबिलिटी डज मैटर
इसके आगे चलते हैं। The conventional training programs focus largely on enhancing professional skills and knowledge of civil servants. Other important aspects of training helping the civil servants in understanding and analyzing the environment in which he/she operates and bringing about the desired attitudinal and behavioral changes in civil servants are often neglected. So basically हो क्या रहा है, अभी जो सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं, अब तो खैर यंग बैच के आ रहे हैं जो पहले से आईपैड आईफोन चला लेते हैं, जिनका ईमेल है। मुझे याद है 2008-9 में जाकर ईमेल कंपलसरी हुए, इसके पहले ईमेल कंपलसरी नहीं थे। एक हमारे मित्र हैं जो आईएएस हुए, तो वो मसूरी से लौटे हुए थे, उन्होंने एक आईडी क्रिएट कर कि भाई एक हमारी ईमेल आईडी बना दो, ज़रूरी है अभी इसको रखना, है ना। उस वक्त लैपटॉप मिलना शुरू हुआ था मसूरी में, तो लैपटॉप में 2 ही काम होते थे, म्यूज़िक या फिर मूवी, है ना, तीसरा काम आता नहीं था। तो ये सिस्टम ही था, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इसी तरह से पंगु बनाकर भेजता है, हम उन सब चीज़ों से एक्वेंटेड नहीं होते। क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की देखिए कितनी बड़ी सोच है कि आज माइक्रोसॉफ्ट टीम्स से आप पढ़ाओगे, है ना, तो आप यूज़ करोगे, तो आगे जाके अपना ऑफिस सेटअप करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ही यूज़ करोगे। कितना बड़ा विजन लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर हम है कि उस तरह से हम ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से हम डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। राइट दोस्तों, तो क्या ज़रूरत है, एटीट्यूड में भी चेंज लाने की ज़रूरत है। और प्राइवेट सेक्टर में सेकेंड एआरसी ने भी रिकमेंड किया है और भी कमीशंस ने रिकमेंड किया है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में कुछ दिनों के लिए भेजा जाए। फ्रांस में ऐसा होता है। फ्रांस में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में भेजा जाता है और वहाँ से जब आप लौटते हैं तो आपका एक्सपीरियंस एज इट इज़ रहता है, उसको मतलब चेंज नहीं किया जाता। मान लिया जाता है कि आप गवर्नमेंट में ही काम कर रहे थे तो आप ऐसा, और वापस आके फिर गवर्नमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। सोचिए कितनी हेल्प मिलती होगी, क्योंकि प्राइवेट में दिन भर टारगेट अचीव करना है, टारगेट अचीव नहीं किया तो आप नमस्ते बाहर हो जाइए। राइट, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई परफॉर्मेंस इवोल्यूशन सिस्टम नहीं है, तो क्वालिटी सर्विस डिलीवरी कहाँ से लाएंगे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा उस तरीके का होना चाहिए। राइट, it has also been observed that the training programs do not provide adequate emphasis on administrative law। ये भी एक सेगमेंट है, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप देखिए कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो उनको कुछ दिनों बाद छूट जाना, आपको भी पता है, फिर पेपर से गायब हो जाते हैं कुछ दिनों तक। अखबार वाले भी इसमें कहीं ना कहीं से बढ़िया मैनेज कर लेते हैं कि भाई साहब हमारे पास आरटीआई है, या है ना, खबर छापेंगे नहीं छापेंगे, पेड न्यूज़, आपको पता ही है सारी चीज़ें चलती हैं। A large number of civil servants discharge quasi-judicial functions। अर्ध न्यायिक कार्यों को पूरा करते हैं बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स। Besides with increasing accountability of civil servants and a large number of decision of government facing judicial scrutiny, it is imperative that all civil servants are well acquainted with the laws and their application in general and administrative law in particular। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हो क्या रहा है, डेली बेसिस पर उनको जुडिशरी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनसे गलतियां होती हैं, कुछ जगह पर वो लॉ को नहीं समझ पाते, कुछ जगह पर लॉ को मैनेज नहीं कर पाते। तो ये भी एक ज़रूरी काम है कि लॉ को वो लोग समझें और पब्लिक को भी इसका नॉलेज बराबर होना चाहिए। अब देखिए इनके लिए एक और ज़रूरी मसला कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो तनाव का प्रबंधन है वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। वर्किंग इन गवर्नमेंट कुड क्रिएट मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस, ये तो होता ही है ना, एटीट्यूड में भी समझ में आता है। ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट्स लाइक एनी अदर जॉब, ईच पर्सन डेवलप्स हिज और हर ओन वे टू रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस क्रिएटेड बाय हिज और हर जॉब। These responses are generally in the form of anxiety, withdrawal, lack of interest in work, violent reaction, etc। ठीक है ना, बेचैनी है या फिर आप काम से खुद को बाहर करना चाहते हैं, काम में मजा नहीं आ रहा है। Thus stress is not only harmful to the individual, it also reduces his or her efficiency, दक्षता, which reflects in poor performance। ये भी एक बड़ी चीज़ है। स्ट्रेस कई तरह से हो सकता है, लाइक पॉलिटिकल स्ट्रेस हो सकता है, क्लियर है, या फिर अंडर परफॉर्मेंस का हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप फैमिली से या पर्सनल मैटर से डिस्टर्ब हो, या फिर आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर से धमकी चमकी मिल रही हो कि देख लेंगे आपके बच्चे को उठा लेंगे या घर पे अटैक कर देंगे, लाइक दैट, और आप बता नहीं पा रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेसेस हो सकते हैं। सुपीरियर ऑफिसर्स का हो सकता है स्ट्रेस क्रिएट हो रहा होगा, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। However, years of research has helped in evolution of good stress management techniques which help a person to cope up with stress created by work।
स्ट्रेस मैनेजमेंट मॉड्यूल्स हैव नाउ बिकम अ रेगुलर कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग इन दी कॉर्पोरेट सेक्टर। तो कॉर्पोरेट जगत में स्ट्रेस मैनेजमेंट तो वाकई एक, मैंने बताया स्ट्रेस बस्टर कैसे करते हैं वो लोग, कभी रिजॉर्ट ले गए, कभी आपको साथ में मूवी दिखाने, पार्टी है ना, सैटरडे पार्टी हो गई, खूब जम के नाचो वाचो और पियो खाओ और है ना लाइक दैट। तो आप देख पाते हैं कि वो स्ट्रेस रिलीज करने का एक तरीका उनका है अपना कॉर्पोरेट का। आजकल योगा सेशंस फैशन में, ट्रैफिक पुलिस या शहर के पुलिस सिस्टम में योगा कल्चर आ गया है कि किसी तरह से, और हंसी मजाक का सेशन भी होता है। मुंबई पुलिस में हर साल सालाना आप देखते हैं कि बॉलीवुड वाले उनके लिए प्रोग्राम करते हैं, वो भी एक तरह से स्ट्रेस मैनेजमेंट है। आप देख पाते हैं छत्तीसगढ़ में पुलिस ने कहा कि हम छुट्टियां देंगे इनको, एक रेगुलर इंटरवल पर इतने दिन की छुट्टी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं पर जो प्रेशर जॉब्स हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है और इसको अब ऑफिसर्स पॉजिटिव लेने लगे हैं। एचआर के जो प्रैक्टिसेस हैं वो अपनाए जाने लगे हैं। दी एआरसी, सेकेंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इज ऑफ द व्यू दैट ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्पेशली द मिड करियर वन शुड इंक्लूड अ मॉड्यूल ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट। एआरसी खुद कह रहा है कि तनाव प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि तनाव से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। सुसाइड तक के भी खबरें मिली हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स उस तरह के दौर से गुजरते हैं और अनावश्यक तनाव आपकी जान ले लेता है। मानसिक रूप से आप चैलेंजिंग हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की यदि हम बात करें तो मोटिवेशन मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकता है दोस्तों, ठीक है ना, मतलब मौद्रिक और गैर मौद्रिक दोनों हो सकता है। तो ये भी देखने की बात है, इस पर बड़ी बड़ी थेरीज हैं। अब्राहम मैस्लो की बात करें, हर्जबर्ग की बात करें, और भी बहुत सारे हैं थिंकर्स। सो अब्राहम मैस्लो ने नीड हायरार्की की बात कही है, आवश्यकता पर सोपान की बात कही है, जिसमें वो हायरार्की बनाकर अलग अलग एंगल से बताते हैं कि 5 तरह के मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। फिजिकल नीड, देन सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स और सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इस तरह से उन्होंने बताया। देन वहीं पर हर्जबर्ग भी बताते हैं कि हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेशनल फैक्टर 2 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इन सब मोटिवेशन फैक्टर्स को देखेंगे। इसके अलावा भी यदि हम एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज की बात करें तो वहाँ पर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की बात हुई है। ट्रेडिशनल ज़माने में आपको मार पीट के काम कराया जाता था, या फिर पैसे के लिए कि पैसा दो और काम कराओ, और पैसा दो और काम कराओ टाइप की टेक्निक थी। पैसे के लिए बहुत सारा काम करते थे और फाइनली थक के हम ख़त्म हो जाते थे, लाइक दैट, ओके। फिर बाद में आया कि अब प्राइवेट कंपनीज में आप देखते हैं मोटिवेशन का अलग ही तरीका है। आप काम में बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं, आपको कुछ भी अपने बारे में भी याद नहीं रखता। एक दिन भाग भाग के गए ऑफिस और अचानक आप देखते हैं कि ऑफिस में कोई नहीं दिख रहा है ना, एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है, सब बॉस के रूम में। आपको डर लगता है, अरे यार लेट हो गया हूँ मैं, है ना, और फाइनली टाई वाई बांधते हुए पहुँचते हैं और पसीने पसीने होके तभी अचानक देखते हैं कि भीड़ रास्ता छोड़ देती है आपके लिए, और अचानक सब लोग हैप्पी बर्थडे टू यू लाइक सॉन्ग गाते हैं और गुब्बारे फूट रहे हैं और लाइक है ना सभी क्लैपिंग कर रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ओह सब लोगों ने मेरा बर्थडे याद रखा, मुझे खुद को बर्थडे याद नहीं, लाइक। तो ये 4 स्किल्स जो हैं ये प्राइवेट कंपनीज में खूब इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर बोल दिया गया कि भाई आज आपको रिलैक्स किया जाता है, आप काम करना चाहें तो करें, अदरवाइज देख लीजिए उस दिन बॉस कम से कम डांट नहीं लगाएगा आपको, ठीक है ना। सब लोग मिल के केक वेक आपके चेहरे पर पुताई कर दिया और बम्स, है ना, तो आपको पता ही है कि केक वगैरह पड़े। तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन प्राइवेट कंपनी में, गवर्नमेंट में आपको पता है कि उस दिन विश कर ले कोई बहुत बड़ी बात है। तो ये जो HR स्किल्स हैं इनको चेक करने की ज़रूरत है। मोटिवेशन कई तरीके से हो सकता है। प्राइवेट कंपनी कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके हॉस्पिटल का बिल देख लेंगे, आपके बच्चे का स्कूल देख लेंगे, आपके घर में सब्जी पहुंचा देंगे, लेकिन आप हमारा काम कर दो। वर्क फ्रॉम होम, गूगल में आप देखते हैं कि कोई सो के काम कर रहा है, कोई लेट के काम, कोई गार्डन में बैठ के, है ना, कोई फव्वारे के पास बैठ के काम कर रहा है। काम चाहिए भाई साहब, है ना, पैंट में आओ चाहे ब्लेजर में आओ, आपकी इच्छा है, लेकिन हमारा काम चाहिए। तो आप देख पाते हैं कि दुनिया में बहुत सारे तौर तरीके चेंज हुए हैं मोटिवेशन की जहां तक बात है। तो गवर्नमेंट ने भी अवार्ड सिस्टम चालू किया है, सिविल सर्विसेज डे, और 21 अप्रैल को अवार्ड दिए जाते हैं आपको, और अच्छे काम के लिए मोदी जी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको पब्लिश भी किया जाता है, हाईलाइट भी किया जाता है। अब एक ज़माना था जब एनोनिमिटी का प्रिंसिपल था सिविल सर्विसेज में, ठीक है, एनोनिमिटी या अनामिकता का सिद्धांत था। अभी क्या हो गया, अनामिकता से सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म की ओर आ चुके हैं हम लोग, और लोक सेवा सक्रियता की बात होने लगी है। आप एक्टिव रहिए, काम कीजिए, इनोवेशन लाइए। गवर्नमेंट खुद कह रही है इनोवेशन, बार बार इनोवेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन भी आया हुआ है सिविल सर्विसेज में, राइट। सो दे आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन। सो लेट मी चेक विथ व्हाट इज देयर।
A motivated and willing civil services is the best instrument to achieve the outcomes. आउटपुट नहीं बोला, आउटकम्स बोला है. आउटपुट की जब हम बात करते हैं तो आउटपुट क्वांटिटी की बात होती है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आउटकम्स दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, नॉट अबाउट द क्वांटिटी. So desired by the state and society. Motivation comes through incentives. So incentives दोनों तरह के हो सकते हैं, monetary and non-monetary. Contrary to popular perception that it is monetary incentives which matter the most, the fact is that academic theory as well, experience both in the corporate sector and in government, indicates that it is the non-monetary incentives which are the key factors in motivating employees, especially in the context of government. तो अब गवर्नमेंट में आप क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने आपकी पीठ थपथपा दी, यही बहुत है, ठीक है ना. फिर आपको स्टेज में बुलाकर क्लैप करवा दिया कि भाई साहब ये इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, अखबार में फोटो आ गई और एक अप्रिशिएशन मिल गया, है ना. अभी आप देख पा रहे हैं कोविड दौर में सरकार में एक सिस्टम चालू है, आपको बात बात पर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि इन्होंने बढ़िया काम किया. और कोविड दौर में आपके ऊपर क्या किया गया, पंखुड़ी बरसाए गए, फूलों को की बारिश हुई. ये बात अलग है कि डॉक्टर्स को तनख्वाह भी नहीं मिली, कई जगह पर डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव भी किया गया. तो ये भी दोनों तरह की बातें हैं. सरकार चूंकि देश इतना बड़ा है तो हम सब चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते. तो ये सब क्या है, नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन है, सर्टिफिकेट काइंड ऑफ, या आपको टूर दे दिया, या आपको कोई देखो आपको चीज़ें अच्छी क्या लगती है कि मुझे ज़्यादा पैसा से ज़्यादा अच्छा है कि मुझे चैलेंजिंग टास्क दिया जाए. ये क्या है, ये सेल्फ एस्टीम और जो हाइजीन मोटिवेशनल फैक्टर था हर्जबर्ग का, या हम बात करें अब्राहम मैस्लो, जो ये दोनों मोटिवेशन के थिंकर्स हैं, तो इन दोनों का यही कहना था कि इंसान एक्चुअली चैलेंजिंग टास्क की बात करता है, रिकॉग्निशन की बात करता है. वो सैलरी के लिए नहीं मरता बल्कि वो अप्रिशिएशन के लिए मरता है. उसको जॉब एनरिचमेंट का एक टॉपिक मैंने लिया है, एग्जिस्टिंग पोजीशन से ऊपर का ही काम दीजिए आप, देखिए उसको कितनी खुशी मिलती है कि मुझे चैलेंजिंग टास्क दिया. जैसे घर में छोटे बच्चे जिद करते हैं हमको भी कुछ काम दीजिए, घर में यदि कुछ बड़ा काम हो रहा है तो आप उनको आसान सा काम दे देंगे तो बोलेंगे नहीं ये हमें नहीं करना है. जब आप उनको चैलेंजिंग सा टास्क दे देंगे ना तो उसमें फिर उनको बड़ा मजा आता है. सो ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, सभी को अच्छा लगता है. पैसा आपको भी पता है कि आज नहीं कल आप कमा लेंगे, लेकिन नाम नहीं कमा पाएंगे पैसे के कारण. तो नाम कमाना अच्छा लगता है जब आपको वाह ये काम तो बड़ा मुश्किल था इन्होंने कर दिखाया, उस वक्त आपको अच्छा लगता है. चार के सामने एक इमेज बनती है. बहुत ज़्यादा पैसा दे देंगे, आपको भी पता पैसा खर्च हो जाना है, लेकिन उस जो अचीवमेंट आपका है ना, जैसे अचानक से किसी ब्यूरोक्रेट को जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरी बना दिया जाए, चीफ सेक्रेटरी, तो ये मतलब जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर आपको भेजा जाए तो कितना बड़ा अप्रिशिएशन है, राइट. सो मोटिवेशन उस लेवल पर जाकर चीज़ों को देखना होगा. तो एक क्वालिटी सर्विस डिलीवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें, ठीक है ना, उन्हें नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन से जोड़ा जाए. द सिक्स्थ सेंट्रल पे कमीशन हैज ब्रॉडली, ये पे कमीशन बनाए जाते हैं, वेतन आयोग कहा जाता है. तो ये हर 10 साल में इनको बनाना होता है, लेकिन ये वैसे बन नहीं पाते हैं. हैज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड द बेनिफिट्स. 7th पे कमीशन आ चुका है वैसे, है ना, 6 के बाद 7th भी आ चुका है. 10 साल में होना होता है लेकिन रेगुलर नहीं, बट फिलहाल तक तो कंप्लीट है 10-10 के हिसाब से. कैटेगराइज द बेनिफिट्स अ पब्लिक सर्वेंट गेट्स बाय वर्च्यू ऑफ हिज और बीइंग इन पब्लिक सर्विस इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. ट्रांजैक्शनल एक कैटेगरी बताया, ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स एंड रिलेशनल बेनिफिट्स, जो संबंधित लाभ जो जिसको हम कहते हैं, है ना. Transactional returns are those returns, monetary and non-monetary, that the employee is entitled to perennially. To illustrate the basic pay, dearness allowance, house rent allowance, ये सब बताया जा रहा है. And all the intangible benefits fall under this category. तो 6 पे कमीशन ने 2 तरह की कैटेगरी बताई, ठीक है. Now relational returns refer to those needs that are not necessarily monetary in nature. These returns satisfy दी सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ सेटिस्फैक्शन नीड्स ऑफ दी एम्प्लॉय. जिसकी बात मैं कर रहा था कि कोई चैलेंजिंग टास्क आपको मिल गया हो, कोई बड़ा काम आपको मिल गया हो, नॉन मॉनेटरी, है ना, तो आप देख पाते हैं कि इसमें आप ज़्यादा एंजॉय करते हैं और वो चीज़ आपको अखबार में नाम आ गया, फोटो आ गई, या सीएम साहब ने पीठ थपथपा दिया, या फिर जो कमिश्नर साहब हैं या चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया भरी मीटिंग में बहुत बढ़िया काम, शानदार काम, या प्रधानमंत्री ने जैसे अभी छत्तीसगढ़ के कई सारे स्कीम्स को अप्रिशिएट किया. तो इस तरह से ये एक बड़ा मोटिवेशन का फैक्टर होता है. The relational benefits in government are different for different people, but roughly the list below would be applicable to most employees. अब ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी,
respect in society, balance between work and life, opportunity to part of larger cause of serving the country, वैरायटी इन जॉब प्रोफाइल। जैसे मान लो कोई कांस्टेबल काम कर रहे हैं, अचानक उनको जिम्मेदारी मिल गई कि आपको स्पेशल क्राइम से निपटने के लिए टीम में लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है लार्जर कॉज के लिए, ठीक है। फिर इसके लिए आपको, जैसे अब पुलिस डिपार्टमेंट में स्पेशल छुट्टी अनाउंस की गई कि हर हफ्ते संडे ऑफ मिलेगा, लाइक दैट, तो अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। फॉरेन में आपको पता है कि 4 बजे वो लोग छूट जाते हैं, हालांकि वो लोग काम भी जम कर करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं 10 बजे ऑफिस आते हैं, हमारा काम शुरू ही 12 बजे होता है, और 2 बजे लंच का, तो लंच टाइम होते ही भाग जाते हैं। लंच के बाद आपको पता है अजगर की आत्मा अंदर आ जाती है, और फिर हमें चाय चाहिए काम करने के लिए। उसके बाद 4 बजे मूड बनता है, तब तक जाने का टाइम हो गया, काउंटर क्लोज का आप चस्पा कर देते हैं, खत्म काम आपका। 6-5 बजे के बाद आपको काम नहीं करना क्योंकि ड्यूटी हो गई। ऐसे करके देश में हमारा टाइम बहुत जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एनीवेज, तो फॉरेन कंट्रीज में आप देख पाते हैं कि लोगों का इंडिविजुअल डेडिकेशन भी बहुत अच्छा है वहाँ पर, हमारे देश में कंपेरेटिवली कम है। ओके, द पे कमीशन हैज रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू परफॉर्मेंस बेस्ड pecuniary benefit over the above the regular salary for government employees, performance related incentive system। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर एग्जाम में लिखेगा। PRIS परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव, जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको अवार्ड मिलना चाहिए, और जो अंडर परफॉर्म करता है उसे किसी ना किसी रूप में डिस्करेज होना चाहिए। हालांकि उसको हम रीट्रेन करें, उसको मोटिवेट करें कि भाई साहब अच्छा काम करो। पनिशमेंट से पहले हमें सोचना चाहिए इसमें सुधार कैसे किया जाए, उसको पनिश करने से पहले, उसको निकालने से पहले सुधार की गुंजाइश को तलाशा जाए कि कैसे वो सुधार सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल रिवॉर्ड फॉर डिफरेंशियल परफॉर्मेंस, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, सब लगता है यार मैंने बहुत काम किया फिर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, उसने खराब किया तो उसको भी डांट नहीं पड़ रही, ना मुझे अवार्ड मिल रहा है, तो फिर मुझे लगता है मैं ही क्यों परफॉर्म करूं, आराम से बैठो ना घर में। तो ये गवर्नमेंट में खासकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अप्रोच है ये, चलता है टाइप का कि छोड़ो ना, मेरे घर से क्या जा रहा है, मुझे क्यों इतनी चिंता। घर में फैमिली भी बोलती है आप ही क्यों मरे जा रहे हो, बाकी लोग तो काम करते नहीं, आप ही है ना मर मर के। तो इस तरह का जो कन्वर्सेशन है वो बताता है कि हमें उस तरह से परफॉर्मेंस को रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को पहचानना होगा, और हमें HR सिस्टम एम्प्लॉय करना होगा, मे बी विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो, जब प्राइवेट कंपनीज कर सकती हैं तो गवर्नमेंट तो कर ही सकती है। इंडियन गवर्नेंस, द हाई मॉरल टोन, आई एम एथिकल, आई एम अकाउंटेबल, आई एम द IAS इज द मोटो, ठीक है। तो ये एक IAS के लिए बोला जा रहा है। Those who won freedom for India and created its constitutional system were men of rare talents and dedication। बताया गया कि जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई और जिन्होंने संविधान तैयार किया वो डिफरेंट टैलेंट्स के थे, और उनकी प्रतिबद्धता या डेडिकेशन जबरदस्त थी। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर डीपली रूटेड इन हाई मोरल टोन्स विद द यूनिवर्सल डायमेंशंस। तो ये है हमारे ब्लड में है, सिर्फ ज़रूरत है उसको उभारने की या बाहर लाने की। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोविड दौर में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ने गजब का प्रदर्शन किया है, और अभी जो यंग बैच आ रहे हैं उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सड़क पर उतार के काम किया है, और बिना ये देखे कि उसने कपड़े क्या पहने हैं, और ज़मीन पर बैठकर गरीबों की बातें सुन रहे हैं। अब वो चेयर और वो वाला सिस्टम ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज ब्यूरोक्रेट भी एक सिंपल सा एम्प्लॉय है और पब्लिक सर्वेंट है वो, और जनता के लिए काम करना है। वो AC रूम की तलाश नहीं करता, उसे लगता है कि मुझे काम करना है, ये टारगेट है तो करना ही है। इस सोच के साथ वो काम में लगा हुआ है, और आप देख पाते हैं कि लगभग अभी रिसेंट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी परफॉर्मेंस पर काफ़ी काम कर रही है, क्योंकि करना ही पड़ेगा। लेटेस्ट मैनेजमेंट की थेरीज आ चुकी हैं। सो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आचार्य कृपलानी सेठ, ये एक मैंने पुराना मसला उठाया, उसको देखें क्या लिखा उन्होंने, और कृपलानी साहब को सभी पढ़ते ही हैं। I want this house to remember that what we have enunciated are not merely legal, constitutional and formal principles, but moral principles, and moral principles have got to be lived in life। क्या कहा उन्होंने कि सिर्फ हमने कानून नहीं बनाए हैं, सिर्फ हमने संविधान नहीं लिखा है, या सिर्फ हमने औपचारिक सिद्धांत नहीं लिखा है, बल्कि हमने क्या लिखा है, हमने नैतिक सिद्धांत लिखा है। और हम ऑलरेडी क्या पढ़ रहे हैं, एथिक्स का ही पेपर पढ़ रहे हैं दोस्तों, राइट।
They have to be lived whether it is in commercial life, political life or the life of an administrator. मतलब आप व्यवसायिक जीवन जी रहे हो, राजनीतिक जीवन जी रहे हो या फिर प्रशासक का जीवन जी रहे हो, आपको नैतिक सिद्धांतों को लाना ही पड़ेगा। और नैतिक सिद्धांतों की जगह क्या है? नैतिक सिद्धांत आपको स्टैटिक बनाते हैं, सॉरी स्टेबल बनाते हैं, नॉट स्टैटिक, स्थिर बनाते हैं। और स्थिरता से हमारा बिहेवियर सुधरता जाता है, लोगों का विश्वास बढ़ता जाता है और गुड गवर्नेंस हम ला सकते हैं। ओके, सो इन्होंने कहा they have to be lived throughout. These things we have to remember if our constitution is to succeed. तो देश को आगे बढ़ाने के लिए नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता है और कृपलानी साहब ने बहुत खूब कहा उस जमाने में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यदि ये देश जिन हाथों से तैयार हुआ है वो इस तरह की सोच रखते थे, तो सोचिए ये देश कितना प्यारा तैयार हुआ है। हमें इसको सहेज के रखने की ज़रूरत है, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। और ये भार आप सभी पर है। आप जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हैं, आप पर ये भार है, मुझ पर भार है, हम सभी पर ये भार है। और इसे हमें आगे लेकर जाना चाहिए पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी के साथ। आगे बढ़ते हैं। और मोरल प्रिंसिपल्स यहाँ पर क्या होंगे? These moral principles in the Indian Constitution have been reflected in the Code of Ethics for Civil Servants. हालांकि हमारे देश में स्ट्रेट फॉरवर्ड एथिकल प्रिंसिपल्स नहीं लिखे गए हैं, फिर भी विच इंक्लूड फाइनेंशियल प्रोबेबिलिटी, मतलब वित्तीय मामलों में आपको ट्रांसपेरेंसी, सत्यनिष्ठा लानी है। इंटीग्रिटी इन वर्क, अपने कार्यों में अखंडता, एकता लेकर आनी है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, मतलब बौद्धिक रूप से ईमानदारी लानी है, क्योंकि पॉलिटिकल जो बॉसेस हैं वो आपसे सलाह लेते हैं, आप उनको सलाह देते हैं, तो उनको क्या करना है? ईमानदारी से सलाह देनी है। इन टेंडरिंग एडवाइस एंड मोरालिटी इन पर्सनल लाइफ, ठीक है। फिर द कोड ऑफ कंडक्ट envisages all India services officers to be model citizen well above the social norms of the times. Over the years, the nation's personnel policies have established functional and comprehensive systems for assessing reputation for honesty and probity in public life. ये सब आपके सिलेबस का हिस्सा है दोस्तों, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस पूरे पेपर में इन्हीं सब चीज़ों पर बात की गई है। इंटीग्रिटी, एथिक्स, ओके, देन आपका ऑनेस्टी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, यही सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे लिए क्या है? नैतिक सिद्धांत के रूप में है, जिनको समझने की आवश्यकता है। संविधान में दिए गए दिशा निर्देश या प्रियम्बल में लिखे गए हमारे जो फिलोसॉफिकल वैल्यूज हैं, उसी के बेस पर हमको आगे बढ़ना है। अब हम थोड़ा और देखें। अभी हम बात सर्विस डिलीवरी की ही कर रहे हैं दोस्तों, है ना। उसी कंटेक्स्ट में मैंने पहले सर्विस डिलीवरी समझाया, अब इसमें सुधार कैसे होगा उन्हीं सब चीजों को देख रहे हैं। India's contemporary national policy framework has aimed at enhanced transparency and accountability in governance with focus on fiscal federalism. Fiscal federalism क्या है कि जब हम सेंटर और स्टेट के बीच में हेल्दी फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करते हैं, वित्तीय संघवाद की बात हो रही है, राजकोषीय संघवाद की बात हो रही है, इसको बैलेंस करना है। देन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारे नीतियों का उद्देश्य है। जो नीतियां हम तैयार कर रहे हैं उसके पीछे ये चीज है कि इसको अचीव करना है। केंद्र राज्य के बीच वित्तीय रूप से संघवाद लाना है, वित्तीय संघवाद या राजकोषीय संघवाद, या फिर जो ग्रामीण भारत है उसके अंदर रूपांतरण लेकर आना है। और अंततः क्या है? जो सर्विस डिलीवरी है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, उसमें गुणवत्ता को लेकर आना है। तो ये सब कैसे होगा? हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, ट्रेनिंग से या पॉलिसी से लेकर आने की जरूरत है। और यहां पर देखते हैं इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ये कैसे होगा, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है ना। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। The first decade of 21st century, governance were focused on improving delivery of public services. Most Indian states formulated legal frameworks for public service delivery. आपने कई जगह सुना होगा कि लोक सेवा गारंटी जैसी चीजों को भी लाया गया है। क्लियर है? लोक सेवा गारंटी। तो अब इसमें क्या है कि आप जब किसी काम के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, बिकॉज सिटीजन चार्टर का एक ड्रॉबैक क्या है कि सिटीजन चार्टर को आप लीगली कहीं पर चैलेंज नहीं कर सकते, इसलिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया गया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। किसी काम को आपने दिया, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, अब उसके लिए निर्धारित टाइम है कि 2 दिन में मिल जाएगा, नहीं मिला देन पनिशमेंट किसको? सामने वाले पर, फाइन, जो ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर फाइन होगा, तभी तो वो काम करेगा ना। तो देखिए, रिवॉर्ड जब काम नहीं करता है तो फाइन पर आना पड़ता है अल्टीमेटली, लेकिन करना तो पड़ेगा।
तो इसीलिए बोला लीगल फ्रेमवर्क से इसको लाने की कोशिश की जा रही है। द स्टेट एक्ट्स एंड विसेज प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज विद इन अ टाइम लिमिट। The acts also contain penalty provisions recoverable from the salary of the designated officer if the public services were not delivered within the stipulated time period। तो आप कई जगह पर आप जाते हैं डिपार्टमेंट्स में, तो वहां पर पर्ची कटती है कि आपने इस आवेदन को कब दिया। आरटीआई में भी यही होता है, टाइम लिमिट। तो जब तक टाइम लिमिट नहीं रखेंगे, कोई टारगेट नहीं होगा, तब तक लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए इसके पीछे इस तरह से काम किया जा रहा है, राइट। कुछ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी इस तरह से क्या प्रयोग किए गए हैं। जैसे ये तो हमारे देश की बात हो रही है। इन 2011 स्टेट्स स्पेसिफिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट्स वर इनेक्टेड बाय राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली, बिहार। इन सभी जगह पर पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट्स लाया गया। छत्तीसगढ़ में भी लाया गया है, ओके। इसके अलावा देखते हैं, ये बात हो रही है, मेजर स्टेप इन ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसकी बात मैं कर रहा था कि भाई साहब ये काम कब पूरा हुआ, कितने में हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किसने किया, ये सारी इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। The RTI Act has emerged as a vehicle for greater transparency about the manner of functioning of public agencies. Aadhaar has the potential of transforming targeted service delivery, improving operational efficiency and reducing leakages. Aadhaar has already been introduced as a key enabler for many types of service delivery including passport services, direct benefit transfer। ये एक आप देख पाते हैं कोरोना दौर में बड़ा क्रांतिकारी हुआ कि जिनके पास आधार था, हम उन मजदूरों को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर थे, उनको भी हम दे पाए पेमेंट वगैरह। तो एनीवेज कुल मिलाकर ये जो इंपॉर्टेंट चीज है आरटीआई के थ्रू हम कर पाए। थाईलैंड का यहां पर उदाहरण देखेंगे। द मिनिस्ट्रीज आर गिवन द फ्रीडम टू हैव देयर ओन अप्रेजल सिस्टम्स, ठीक है, बट दिस शुड फोकस ऑन आउटपुट ऑफ वर्क एंड एबिलिटी टू परफॉर्म एंड मैनेज द वर्क, ठीक है। 3 रखा गया कि क्या आउटपुट है और प्रदर्शन करने की क्षमता कैसी है और कार्यों का प्रबंधन कैसे है। द सिविल सर्विस कमीशन सजेस्ट अ नंबर ऑफ फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ अप्रेजल। वहां की कमीशन ने The quality of work output, quantity of work output and application of work output, आपने अप्लाई कैसे किया। The ability to plan, implement, प्लान कैसे बना रहे हैं, योजना क्रियान्वयन कैसे कर रहे हैं, ability to direct, निर्देशन कैसे हो रहा है, and make decisions including meeting deadlines, मतलब जो deadlines है वो कैसे अचीव करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, taking control, solving problems and resolving conflicts and helping to accomplish the goals of the organization, ability to improve work and services including demonstrating new ideas, okay, and solutions, समाधान, नए विचार कैसे ला रहे हैं, identifying and addressing problems, performing work efficiently and effectively, प्रभावशाली ढंग से, दक्षतापूर्ण ढंग से आप काम कैसे कर रहे हैं, नया क्या सीख रहे हैं, समाधान कैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, समय पर काम पूरा कैसे कर रहे हैं। इन सारी बातों के आधार पर वहां पर आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। मलेशिया में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम PMS in Malaysia for the civil service concentrates on government performance as one of the administrative strategies that enables the Malaysian civil service to meet the challenges of globalization, to innovate and improve service delivery as well as to improve overall performance of departments to carry out the government's strategies, goals and objectives। किसी भी देश की बात करें, जितने भी प्रोफेशनल देश हैं दोस्तों, इन सभी जगह पर देखेंगे तो आप इसी तरह का एटीट्यूड मिलेगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम भारत में भी लाने की जरूरत है, प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली, क्लियर है। तो ये इसी में आगे देख लेते हैं। PMS attempts to align 5 components of performance management including strategic डायरेक्शन, रणनीतिक निदेशन कैसा है, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, संगठनात्मक क्षमता कैसी है, पीपल पोटेंशियल, जनता उन्मुखी कितने हैं, वर्कफोर्स परफॉर्मेंस, जो कार्यबल है उसका प्रदर्शन कैसा है, एंड वर्क कल्चर, कार्य की संस्कृति को आपने कैसे बना रखा है, इसके आधार पर आपकी जांच होगी। सो परफॉर्मेंस मेजर्स आर cascaded from the strategic federal level to departmental, divisional and individual levels। तो अलग अलग लेयर पर आपको ठीक करने की कोशिश की जा रही है और इस आधार पर चीजों को बेहतर बनाने की बात हो रही है दोस्तों। तो इस आधार पर हम लोगों ने फाइनली देखा कि क्वालिटी सर्विस डिलीवरी
या गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान कैसे करना है, इन आधारों पर हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। और इस चैप्टर में आपने फाइनली चीज़ों को समझा। आपके प्रॉब्लम्स होंगी, चैलेंजेस होंगे, क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ पूछिएगा, और इसके बाद हम और भी टॉपिक्स देखेंगे दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, और बेहतर ढंग से पढ़िए। कहीं भी डाउट आए तो प्लीज़ मुझे पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।